नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज अपना थर्ड क्लास लेके आया हूं, जहां मैं आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आपने पहले सेशंस में देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है। मैंने पहले सेशन में आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर क्या होता है। दूसरे सेशन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं। और आज जो मेरा थर्ड सेशन जा रहा है, इसमें आज आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हर चीज में टाइप्स होता है। जैसे इंसान के भी टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत लोग उसकी जाति के आधार पे, बहुत लोग उसके लिंग के आधार पे बताएंगे। उसी प्रकार से कंप्यूटर के भी अनेकों प्रकार हैं, लेकिन उसको बांटने के भी आधार क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे हम उसकी टेक्नोलॉजी पे बांट सकते हैं कि ये किस टाइप का कंप्यूटर है। हम उसके कार्य के आधार पे बांट सकते हैं कि ये इससे किस प्रकार का कार्य लिया जाता है। या हम उसके आकार पे बांट सकते हैं कि कंप्यूटर की साइज छोटी है, बड़ी है, या कितनी बड़ी है। इस आधार पे भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मनुष्य जाति में दो आधार पे हम लोग जनरली वर्गीकरण करते हैं। एक उसके लिंग के आधार पे कि वो मेल है कि फीमेल है। दूसरा उसके जाति के आधार पे कि वो किस जाति से संबंध रखता है। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी हम लोग दो आधार पे नॉर्मली बांटते हैं। बांटने को तो आधार अनेक हो सकते हैं। जैसे एक इंसान को बांटना हो तो हम उसकी बोल लेंगे कि ये गरीब है कि अमीर है, ये काला है कि गोरा है, ये लंबा है कि छोटा है। यानी उसके आकार के, उसके वेल्थनेस के आधार पे, उसके फेयरनेस के आधार पे, उसके कैरेक्टर के आधार पे एक मनुष्य का वर्गीकरण किया जा सकता है। यहां पे भी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को भी जनरली हम लोग बहुत आधार पे बांट सकते हैं, लेकिन यहां पे कंप्यूटर को हम बस दो आधार पे बांटते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आप सवाल करिए कि आप मुझे बताएं कि मैं किस आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण प्रस्तुत करूं। तो यहां पे देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो मेरे पास दो तरह के कंप्यूटर्स निकल के आते हैं, यानी दो बेस पे उनको हम बांट सकते हैं। पहला जो बेस होता है वो होता है बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशंस, यानी कार्य के आधार पे वर्गीकरण। अगर हम देखें साइज के आधार पर, तो साइज के आधार पे कंप्यूटर छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, इसके आधार पे हम यहां पे कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं। तो अगर हम देखें साइज के आधार पर, तो मेरे पास चार प्रकार के कंप्यूटर निकल के आते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। इसी प्रकार से अगर एप्लीकेशंस यानी उद्देश्य या कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें, तो यहां पे हमारे पास तीन तरह के कंप्यूटर निकल के आते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। इसी प्रकार से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, यानी कंप्यूटर को अगर हम परिभाषित करें तो हमारे पास एक तरह से 7 प्रकार के कंप्यूटर नजर आते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, जिसको नग्न आंखों से हम न देख सकें। जैसे हम लोग कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से हम इस चीज को देखते हैं। तो माइक्रो शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? जो बहुत ही अति सूक्ष्म जो चीजें होती हैं, जिनको देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वहां पे हम लोग माइक्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जितने भी कंप्यूटर्स आपको अभी तक देखे होंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या जो भी आपको कंप्यूटर आपके लैब में या आपको बाहर किसी भी दुकान पे या कहीं भी नजर आते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो सारे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये तो सारे कंप्यूटर हमको अपने आंखों से, नग्न आंखों से दिख रहे हैं, बिना माइक्रोस्कोप का दिख रहा है। तो फिर इसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? एक छोटा सा सवाल है आपसे। भारत में जो क्या बोलते हैं, जो पहाड़ है, हिमालय पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अगर मैं माउंट एवरेस्ट के सामने आपको खड़ा करा दूं और मैं आपसे पूछूं आप इसके अनुपात में क्या हो, तो आप एक चींटी के बराबर हो? नहीं, एक चींटी से भी कितने हजार गुने छोटे हो। यानी माउंट एवरेस्ट से हम आपकी तुलना कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस कंप्यूटर की तुलना हम दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो कार्य में भी, आकार में भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उससे इसकी तुलना हम कर रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर के अनुपात में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब माइक्रो कंप्यूटर की और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा। यहां पे अगर हम देखें, अगर हम लिखते हैं माइक्रो कंप्यूटर,
अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, ओनली वन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? मैं कल वाले सेशन में आपको बताया था, जब फंक्शन ऑफ पीसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? किसी भी चीज को कैलकुलेशंस करना, परफॉर्म करना, ऑपरेशंस करना, यानी कोई भी प्रोसेस को करना। तो जो प्रोसेस को करता है वो क्या होता है? मेरा माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमारा दिमाग भी क्या करता है? किसी भी चीज को प्रोसेस करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर कहानी क्या है? इस कंप्यूटर में जैसे हमारे इस खोपड़ी में दिमाग की संख्या कितनी है? केवल एक। उसी प्रकार से इस मदरबोर्ड में दिमाग की संख्या केवल कितनी है? यानी माइक्रो प्रोसेसर की संख्या केवल कितनी है? एक। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो इस माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, जिस कारण से ये मल्टीटास्किंग तो कर लेता है लेकिन मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग क्रियाएं नहीं कर पाता है। अब हम जरा मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग को जानेंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? आप अपने आप इसको रियल लाइफ में समझिए। जैसे मानिए कि हम लोग वॉकिंग सॉन्ग करते हैं, हम नहाते रहते हैं, हम गाना गाते रहते हैं, या हम साइकिल चलाते रहते हैं, हम कुछ गुनगुनाते रहते हैं। तो ये चीज क्या है? हम एक साथ दो कार्य को कर रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। यहां पे हम नहा भी रहे हैं और उस समय गाना भी गा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीटास्क, यानी एक साथ हम एक से अधिक कार्यों को कर रहे हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर फील्ड में जब एक साथ एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो और पीछे से आप गाना भी सुन रहे हो, आप एक जगह टाइपिंग कर रहे हो और गाना सुन रहे हो स्पीकर से, तो आप एक साथ दो कार्य कर रहे हो, एक टाइपिंग का भी कर रहे हो और एक गाना लिसनिंग का भी काम कर रहे हो। यानी कहानी क्या हो रही है? आप एक साथ दो कार्य कर रहे हो। तो एक कंप्यूटर पे जब एक से अधिक कार्य संपादित किए जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है ना, वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, बट मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता केवल एक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी यूजर किसको बोलते हैं। मल्टी यूजर के कंसेप्ट को हम समझते हैं। आप देख रहे होंगे एक मेन पीसी जिसको सर्वर के रूप में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूजर का नाम दिख रहा है वो यूजर 1 दिख रहा है, जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको क्या दिख रहा है? यूजर 2 दिख रहा है। ये दूसरा जो नेटवर्क से कनेक्टेड पीसी है, यहाँ भी देखो आपको कुछ अलग अलग नाम दिख रहे होंगे, यहाँ पे यूजर 3 दिख रहा है। इसी प्रकार से हर कंप्यूटर पे एक एक यूजर्स बनाए गए हैं, जो वास्तव में यूजर वहां नहीं बने हैं, वो यूजर बने हैं हमारे इस कंप्यूटर पे। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक यूजर्स का नाम ही आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, जो यूजर्स अलग अलग टर्मिनल से लॉगिंग कर सकते हैं। तो भले वो किसी भी लोकेशंस पे काम करे, वो किसी भी नेटवर्क पे काम करे, वो किसी भी कंप्यूटर्स पे काम करे, वो कहीं से भी काम करेंगे, लेकिन वो सारे लॉगिंग वास्तव में कहां पे कर रहे हैं? इस मेन सर्वर पे लॉगिंग कर रहे हैं। दूसरा चीज, वो कहीं से भी काम अगर करते हैं, किसी भी कंप्यूटर पर अगर वो डेटा सेव करते हैं, किसी भी कंप्यूटर पर अगर वो डेटा सेव किए, तो सारा डेटा उस पीसी पे सेव ना होकर के वास्तव में वो हमारे इस कंप्यूटर पे सेव होता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी यूजर की सुविधा कुछ हद तक प्रदान करता है। तो देखा जाए तो मल्टी यूजर क्या है? जब एक ही कंप्यूटर पे एक से अधिक यूजर अलग अलग टर्मिनल से लॉगिंग करते हैं, अलग अलग मशीन से लॉगिंग करते हैं, तो इस तरह की सुविधा को बोला जाता है कि ये क्या कर रहा है? ये मल्टी यूजर की सुविधा को प्रदान कर रहा है। क्लियर हो गया? इस समय में कार्य करते हैं तो इसे हम मल्टी यूजर के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये मल्टी यूजर की सुविधा पूर्ण रूप से प्रोवाइड नहीं करते। मैं एक यहां पे शब्द दे रहा हूं, पूर्ण रूप से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर मैं 50 किलो उठाने लगा, मान लीजिए मैं 50 किलो का डंबल कर रहा हूं, तो मैं खली तो नहीं ना हो गया? ठीक है, हाँ, मैं 50 किलो उठा ले रहा हूं, ये मेरी काबिलियत है, लेकिन मैं उस श्रेणी में नहीं हूं जिस श्रेणी में खली है। उसी प्रकार से अगर ये कंप्यूटर 2, 4, 5, 10 कंप्यूटरों को अलग अलग यानी अलग अलग टर्मिनल से अगर अपने पास यूजर को लॉगिंग करा ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 को लॉगिंग करा दिया तो ये मल्टी यूजर की सुविधा प्रदान कर रहा है। हम इसको तब मानेंगे मल्टी यूजर की सुविधा प्रदान करना जब यहां पे 1000 यूजर, 10,000 यूजर्स एक साथ लॉगिंग इस कंप्यूटर पे करने लगे। अगर हम 10,000 या 1000 यूजर्स को इस पे लॉगिंग कराएंगे ना, तो इस कंप्यूटर की प्रोसेस क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, और ये अपने आप को हैंगिंग इश्यूज में लेके चला आएगा, ये कार्य नहीं करेगा, सारे कार्य एप्लीकेशन ही नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टी यूजर की सुविधा को प्रदान नहीं करता है। और रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको हिंदी भी आती होगी
और आपको इंग्लिश भी आती होगी, आप कम से कम क ख ग लिखना जानते ही होंगे और आप ABCD भी लिखना जानते होंगे। अगर मैं आपको थमाऊं कि दोनों हाथ में एक एक मार्कर, मैं कहूं कि एक से क लिखो, एक से क लिखो और एक से ABCD लिखो एक ही साथ, तो क्या आप लिख पाएंगे? क्या? प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आप एक साथ क ख ग घ और ABCD नहीं लिख पाएंगे बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या है, इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये मल्टी प्रोसेस हो रहा है, यानी एक साथ दो क्रियाएं एक साथ हम जो कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी, जो मेरा माइक्रो कंप्यूटर है, वो मल्टी प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान नहीं कर पाता है। हां, एक कार्य को बहुत तेज गति से करता है। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये दोनों काम मेरे बहुत एक ही साथ हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो दोनों कार्य अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी तीव्र गति से हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक ही साथ हो रहा है। तो आप ये जान लो कि आपका जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? मल्टीटास्किंग तो करता है, बट मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग की सुविधाएं नहीं देता है। मल्टी प्रोसेसिंग की एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे मानिए कि रेलवे का जो आरक्षण है, जो रेलवे का सर्वर है, जहां से हम लोग टिकट रिजर्वेशन करते हैं, मान लीजिए कि 12:01 पे मैं भी टिकट पटना से दिल्ली का ले रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसी सेम टाइम पे दिल्ली से हरियाणा का टिकट ले रहा है या भारत के अलग अलग लोकेशंस का टिकट ले रहा है, तो सबको एक ही टाइम पे टिकट जनरेट हो रहा है। तो ये क्या है? सबके प्रोसेस एक ही साथ उस कंप्यूटर पे किए जा रहे हैं। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग की सुविधाएं यहां पे प्रदान की जा रही हैं। जबकि अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें तो ये मल्टी प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान नहीं करता है। कौन करता है आगे बताएंगे। जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के बारे में बात बताएंगे तो बताएंगे इनकी और कौन सी सुविधाएं होती है। अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर मैंने क्या जाना? एक माइक्रो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग तो कर लेगा, बट मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर की सुविधा को प्रदान ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? केवल एक माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल माना जाता है वो माना जाता है पीसी, जिसको हम लोग डेस्कटॉप के भी नाम से जानते हैं, लैपटॉप, नोटबुक, आपका मोबाइल फोन, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। क्लियर? अब माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कहां होता है? तो आज इसको बताने की जरूरत नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग आप अपने घरों में करते हो। आप कहां करते हो? छोटे मोटे ऑफिस में करते हो। यानी जो भी कंप्यूटर अभी तक आप देखते आए हो या जो भी कंप्यूटर अभी तक आप यूज कर रहे हो, वो सारे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया? माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट सेशन जो होगा मेरा, उसमें मैं आपको मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड को क्लियर करते हुए चलूंगा। ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जैसा भी आपका फीडबैक हो आप मुझे बताओ। थैंक यू।